गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पास तीसरे वीडियो के लिए प्रस्तुत हैं। दूसरे वीडियो में अच्छा खासा कमेंट्स आया। एक सज्जन हैं श्री अरविंद जी, उनका एक कमेंट था जो मैंने आपको पढ़ाया था संधि। तो आज जो भी उनका ये कहना है कि संधि ऐसे होता है, मतलब अनुस्वार का प्रयोग होगा, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसको काटा। इस संधि के बारे में इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि ये संधि सही है। अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन चूंकि कमेंट आया था तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूँ और आज इस विषय को मद्देनज़र आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो अनुस्वार है और अनुस्वार के बारे में या अनुस्वार के जगह जो हल्म और हलना का प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, ये ज़रूरी भी है। अभी हालांकि मैं चाह नहीं रहा था कि आपके लिए ये हो, लेकिन चूँकि कमेंट भी आ गया तो इसके मद्देनज़र आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और उनको इस बात का उत्तर भी मिल जाएगा, वो संतुष्ट भी हो जाएंगे संभवतः। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों का कमेंट्स आया और भी आप लोग कमेंट करें। मेरा जो वीडियो है अच्छा लगता है सुन करके, और जो प्रॉब्लम है आप लोग ज़रूर शेयर करें। हो सके तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालें, मैं उसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए। आज ये जो संधि है, संधि और ये संधि, यदि अगर हम ऐसे कहें तो ये बोथ आर इक्वल, दोनों सही हैं। लेकिन यदि अगर मूलतः देखा जाए तो ये सही है। ये भी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब हम आगे क्लियर करेंगे कि ये संधि सही है तो आप लोग स्वतः कहेंगे कि नहीं ये संधि, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्लियर हो जाएगा आज। तो चूंकि अभी की जरूरत नहीं थी जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन अब बात निकली गई है तो आइए हम 2-3 सूत्र का प्रयोग यहां पर करते हैं। व्यंजन संधि में इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ये सूत्र है सबसे पहला मोनुस्वारा। दूसरा जो सूत्र इसमें आता है वो है अनुस्वारस्य यई परसवर्ण। तीसरा जो इसमें सूत्र आता है वो है वा पदांतस्य। मैं इन सूत्रों की चर्चा आगे व्यंजन संधि में मैं करूंगा। अक्सरतः ये सूत्र की जितनी चर्चा होनी चाहिए, जो व्याख्या होनी चाहिए बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हुई भी उतना नहीं है। सूत्र की व्याख्या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों सूत्र वैसे एक ही हैं, तीनों सूत्र एक ही हैं। तीनों सूत्रों से ये क्लियर हो जाएगा। ये दोनों शब्द और भी बहुत सारे शब्द मैं भी आगे क्लियर करूंगा। तो ये तीनों सूत्र एक ही हैं इसको बताने के लिए, और व्यंजन संधि में मैं इसका आगे वर्णन भी करूंगा, क्लियर करूंगा। तो इस सूत्र की व्याख्या न करते हुए मैं इसका वो पक्ष रख रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी बदौलत आप ये जान जाएंगे कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। व्याख्या की बात आएगी तो मैं व्यंजन संधि में मैं इसकी व्याख्या जरूर करूंगा। तो इस सूत्र जो आपने ये देख लिया, ये सूत्र आप अपने दिमाग में रखेंगे। हम इसको क्लियर करते हैं आगे। मुख्य जो बातें होनी चाहिए, जो बात स्पष्ट होनी चाहिए, जो हमको समझ में बात आए, इस तरीके की व्याख्या होनी चाहिए। पढ़ाई उसी को कहते हैं जिसमें हम जिस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो ये संधि ऐसा क्यों है और ये संधि ऐसा क्यों है? सर का एक कमेंट भी आया था कि उसमें मोनुस्वारा सूत्र से ऐसा हुआ है। संधि का जो संधि विच्छेद है वो है
समजोड़धी सूत्र है मोनुस्वार सूत्र, अनुस्वारस्य ही परसवर्ण और वा पदांत से। ये सूत्र 3 सूत्र मैंने आपके सामने लिखे थे। उस सूत्र की व्याख्या भी होगी, लेकिन चूंकि उसकी जरूरत नहीं है। जो चीजें होनी चाहिए और जो आपको अच्छी तरीके से सुगम है, जो समझ में बात आ जाएगी, मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आज। इसमें हल म का अनुस्वार हो जाता है, यह सूत्र है, सही बात है। इसके अनुसार तो ये हो जाना चाहिए कि हल म का यह अनुस्वार हो तो यहां पर यह अनुस्वार हो गया और ये संधि ऐसी हो गई। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है, मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। हालांकि ये बातें आपको थोड़ी सी जटिल लगेंगी और हो सकता है ये वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आए कि अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। भाई, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में ही होता है। हाँ, अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन कैसे होता है उसको हम इस रूप में देखेंगे। क्योंकि जैसे ही ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ, यदि मैं एक बात पहले बता दूं कि यदि अगर संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग हुआ होता तो बहुत सारे शब्दों में आपने अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर का प्रयोग होते हुए देखा है। वो यही पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर क्या है? अगर ये संधि है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो, बारीकी से आप मेरे इस शब्द को सुनेंगे, जो मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं, एकदम समझने लायक सुगम, वो आप इसको सुनेंगे, ध्यान देंगे कि जिस किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो, उसके बाद आने वाला वर्ण जिस किसी वर्ग का हो, वर्ग जैसा कि आप लोग क्लियर होंगे, वर्ग 5 होते हैं। व्यंजन वर्ण में वर्ग 5 हैं। कूचू, टू, तुपु, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 जो वर्ग हैं। तो जिस किसी वर्ग का हो, यदि किसी वर्ग का वर्ण आया हुआ हो तो इस अनुस्वार को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी पंचमाक्षर का प्रयोग कर देते हैं। तो हम ऐसे करेंगे स, और ये चूंकि ध है, इसके बाद आने वाला वर्ण ध है, और ये वर्ण त वर्ग का है, तो त वर्ग का पंचमाक्षर होता है न, और आधा न होगा चूंकि व्यंजन वर्ण ही है, और उसके बाद ये ध कर देंगे और ये हर स्वीकार, इसको हम इस पे डाल देंगे। ये संधि हो गया। जहां तक बात रही संस्कृत की, तो संस्कृत में चूंकि अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन वो अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर में चला जाता है। ये बात मैं कह रहा था, इसको आप यहां पे ध्यान देंगे। जैसे अब आगे चलिए, मैं आपको शब्दों को क्लियर करता हूं। तो यह संधि तो इस सूत्र के अनुसार तो ये हो गया कि मोनुस्वार सूत्र है, तो ये म का अनुस्वार हो गया, ये संधि यहाँ पे सही है। लेकिन चूंकि संधि होती हुई संधि सही नहीं है, क्योंकि इसके बाद आने वाला इस वर्ग का ये ध है और उसका पंचमाक्षर का प्रयोग मैंने यहाँ पर करके ये संधि किया। दूसरी बात, अच्छे व्याकरणों में, आधुनिक संस्कृत व्याकरण और रचना या और भी जो संस्कृत के अच्छे व्याकरण हैं, आपको उसमें इस प्रकार की संधि लिखा हुआ मिलेगा, और यही संधि एग्जैक्ट सही है। संधि का प्रयोग नहीं होता, उसको हम आइए देखते हैं। हम 6ठे 7वें 8वें क्लास से हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, उसमें सब 8वें क्लास में और 7वें क्लास में भी एक सब चैप्टर है जो सबसे पहले आता है, ओ मंगलम, ऐसा लिखा हुआ है। यदि अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में होता तो ऐसे होना चाहिए था, मंगलम हो जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन संस्कृत में ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है। संस्कृत में ऐसा लिखा जाता है, और इसका एकमात्र कारण ये है कि अनुस्वार का प्रयोग न करके हम उसकी जगह पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। आपने ये देखा, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया था, उस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि जिस वर्ण पर अनुस्वार है और उसके बाद आगे आने वाला वर्ण जिस किसी वर्ग का है, तो ये जो ग है ये क वर्ग का है, और क वर्ग का अंत 5वां अक्षर अंग होता है। तो हमने यहाँ पे अंग लिख दिया, और अंग के बाद उसमें ग हमने संयुक्त कर दिया, और ये मंगलम हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किताब में ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, आप इसको देखिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंगलम तीनों सही है, लेकिन संस्कृत में जहां तक बात है संस्कृत पुस्तक की, तो आपको इसमें ये 2 ऐसे मंगलम मिलेंगे। ज्यादातर आपको यही मिलेगा, क्योंकि संस्कृत में संधि की व्यवस्था है, एक एक वर्ण को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है, और ज्यादा से ज्यादा वर्ण को वहां पे पृथक करने की व्यवस्था भी संस्कृत में ही है। इसलिए ऐसे शब्द आपको संस्कृत में ज्यादातर मिलेंगे। तो ये मंगलम हो गया। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं।
यदि पंकज लिखा हुआ है तो पंकज ये भी सही है, लेकिन चूंकि हिंदी के शब्दों के हिंदी की बुक के लिए हिंदी की किताब में यदि अगर ये मंगलम तो खैर नहीं होगा हिंदी में, लेकिन मंगल लिखा जा सकता है अनुस्वार देकर के। पंकज हिंदी के किताबों में लिखा जा सकता है। संस्कृत में जैसे ही ये पंकज आ जाएगा वैसे ही पंकज ये हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ऊपर में भी यही उदाहरण दिया हुआ है कि जिस किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो और उसके बाद आगे आने वाला वर्ण जिस वर्ग का हो तो उस वर्ग का पंचमाक्षर का प्रयोग हो जाता है, और यहां पंचमाक्षर का प्रयोग कर दिया गया। बहुत सारे शब्द हैं, पंकज है, फिर मैं आपको 3-4 शब्द का प्रयोग मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। यह चंचल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, छ है, और आगे आने वाला ये च वर्ण च वर्ग का है, इसका पंचमाक्षर इ है, और हम यहां पर चंचल लिख सकते हैं। तो संस्कृत में इस तरीके का प्रयोग होता है। संधि ऐसे भी सही होकर के, ये संधि होने के बाद पुनः ये जो ध था इसके कारण यहां पर आधा न का प्रयोग हो गया और ये सही है। तो इस तरीके से मैंने आपके 3-4 उदाहरण दिए, और भी यदि अगर उदाहरण चाहिए, हाँ कुछ बातों में, जैसे एक शब्द है संसाधन। यदि जिस किसी वर्ण पर अनुस्वार हो और उसके बाद आने वाला वर्ण किसी वर्ग का नहीं हो तो मजबूरी में वो अनुस्वार रह जाता है। एक शब्द देख सकते हैं आप यहां पर, संशय। संस्कृत की किताबों में भी आपको संशय ऐसे ही मिलेगा। कारण है क्योंकि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार है और उस वर्ग के उस वर्ण के बाद आने वाला जो दूसरा वर्ण है वो तालव्य है, और ये तालव्य किसी वर्ग से नहीं आता, इसलिए ये अनुस्वार का अनुस्वार रह जाएगा। संशय है, संसाधन है, ये ऐसे शब्दों में आप अनुस्वार को हटा नहीं सकते, क्योंकि अनुस्वार के बाद आगे आने वाला वर्ण का वर्ण किसी वर्ग से नहीं आ रहा। जब किसी वर्ग से नहीं आ रहा तो अनुस्वार का अनुस्वार रह जाएगा। ये मैं समझता हूं कि शब्द के मामले में यानी पद के मामले में आप यहां पे क्लियर हो गए होंगे। आगे अनुस्वारस्य यही परसवर्ण और फिर वा पदांतस्य में हम चूंकि तीनों सूत्रों की व्याख्या की बात मैंने कही है, मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा। व्याख्या में भी यही सारी बातें आएंगी। यहां यदि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब मैं उसकी व्याख्या बता दूंगा तो इजिली आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो शब्द में ऐसे रहेंगे, आगे मैं आपको और दिखाता हूं कि वाक्यों में उसका क्या प्रयोग होगा। तो मैं यहां मिटाता हूं, और यदि फिर किसी को यदि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है या फिर कोई बात समझ में नहीं आती है, आप जरूर कमेंट करेंगे। मैं आपका स्वागत करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भली भांति दे सकूं। यह हुआ जो बातें आ रही थी यहां पे अनुस्वार और अनुस्वार कैसे हो जाता है, उसको अब हम वाक्य में देखते हैं। एक वाक्य देखते हैं, राम पुस्तकम पठति। वाक्य संस्कृत के अनुसार ठीक है, लेकिन जो यहां पे ये जो हल में आया हुआ है ये गलत है। इस कारण यदि अगर आप छोटे क्लास के बच्चे हैं, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, तब तो मैं भी सही कर दूंगा या कोई भी सही कर देगा। लेकिन यदि अगर आप आगे के क्लास में जाएंगे और इस तरीके की बात अगर आप करेंगे तो यहां पर ये गलत काट दिया जाएगा। 10th क्लास तक के लिए तो बिल्कुल ही गलत काट दिया जाएगा। हालांकि 10th क्लास में कुछ शिक्षक लोग इसको कंसीडर करते हैं, बट ये सही नहीं है। सही क्या है आइए देखते हैं। राम पुस्तकम पठति। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है, कहता है कि जिस किसी शब्द के अंत में हल म आया हुआ, जिस किसी शब्द के अंत में हल म आया हुआ हो और उसके बाद आगे आने वाला शब्द का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो। ये गौर करने वाली बात है। संधि में ये बात गौर करने वाली नहीं थी। संधि में ये बात गौर करने वाली नहीं थी। वहां पे हल म का अनुस्वार हुआ, लेकिन नहीं, वो एक शब्द बन रहा था, एक पद बन रहा था, और पद में ये जाकर के यहां पर ये क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि वाक्य में जब ये सब जो पद आ रहे हैं एक पूरा वाक्य, तो वहां पे ये बात आपको ऐसे ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पुस्तकम पढ़ती है, क्लियर हो गया। कहता है कि हल म के बाद आने वाला जिस किसी भी शब्द का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो हल म का अनुस्वार हो जाता है।
लेकिन ठीक विपरीत, यदि अगर हलमा के बाद आने वाला शब्द का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो ये हलमा का हलमय रह जाता है। ये गौर करने वाली बात है। अहम पुस्तकम अपठम, एक शब्द आया अहम पुस्तकम अपठम। आपने ये देखा, चूंकि मैं इसको उसी रूप में लिखा हूं जिस रूप में ये ऑलरेडी है। अहम ऐसे ही होता है, पुस्तकम ऐसे ही होता है, आप शब्द रूप में जाकर के देख सकते हैं। और अपठम तो खैर क्रियापद है ऑलरेडी, तो ऐसे ही होता ही है। ये वाक्य सही होकर के भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आइए देखते हैं। क्योंकि अहम में जो हलम है, इसके बाद इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। अहम म के बाद आने वाला शब्द का जो पहला वर्ण है वो व्यंजन है, इसलिए अनुस्वार हो जाएगा। और पुस्तकम, पुस्तकम हो गया। और ये पुस्तकम में हलमा का हलमा रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद आगे आने वाला शब्द का पहला वर्ण स्वर है। गौर करने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गौर करने वाली बात है। बात छोटी है लेकिन बहुत मोटी है। अगर आप इसको गौर करते हैं तो जितनी भी किताब आप देखेंगे संस्कृत की, उसमें जितने सारे शब्द लिखे हुए हैं ये सब इसी टाइप से लिखे रहेंगे। छोटी छोटी अभी किताबों में, खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल के जो किताबें हैं, मैंने उसमें देखा है कि उसमें इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, जो कि गलत है। लेकिन ये अच्छी किताबों में, और जो बीटीबीसी की किताब है उसमें तो आपको मतलब इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है और आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये हलमा के बाद आने वाला शब्द का पहला वर्ण स्वर है, इसलिए ये हलमा का हलमय रह गया और अ रह गया। चूंकि शब्द के अंत में यदि अगर हलमा आया हुआ हो तो इसमें कोई कंसीडर नहीं होता, कोई कंसीडर नहीं होता। अच्छा, अभी मैं बता दूं कि संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, ये मैंने पहले कहा था। अब मैं इसको और क्लियर कर दूं, क्योंकि ये संस्कृत का ये वाक्य का अंतिम शब्द है, और अंतिम शब्द में यदि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे, तो ये पूर्णतया गलत है। क्योंकि किसी भी शब्द के जो जहां वाक्य समाप्त होता है, उस अंतिम शब्द में यदि अगर हलमा आया हुआ हो तो उसमें अनुस्वार कभी होता ही नहीं। तो हम इस बिंदु से भी हम ये क्लियर कर सकते हैं कि संस्कृत में कभी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अनुस्वार के बदले हलमा का प्रयोग होता है, और हलमा के जगह हलना का प्रयोग होता है। कारण बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द फिर मैं आपको यहाँ पे लिख करके याद करा दूं। देखिए, ये दंत है और ये पंप है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये मात्र आप हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में ही कर सकते हैं। संस्कृत की बात जहां तक है, पंपा सूर्य अगर आप लिखेंगे तो आपको ये म का प्रयोग करना ही होगा, जबकि ये म अनुस्वार है, अनुस्वार का म हो गया और अनुस्वार का न हो गया। तो ये शब्द तक ही ये बात आती है। जहां तक यदि अगर वाक्य में अगर किसी शब्द की बात आती है तो इन बातों को फॉलो करना नितांत जरूरी है। बगैर इसके ये गलत हो ही जाएगा, निश्चित तौर पर यह गलत हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि अंतिम में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, मतलब ये कि हम संस्कृत में वैसे अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है, आपको इस पढ़ाई के बाद संभवतः आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाक्य में इस तरीके की बात आएगी। वह पदांतस्य जो सूत्र है, जब उसकी व्याख्या होगी तो आप इसको क्लियर हो जाएगा वहां पे। मतलब उन तीनों सूत्रों की जो व्याख्या होगी बाद में आप क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसलिए इसको आज बताया क्योंकि एक कमेंट भी आया था, और दूसरी बात यह कि इसके सहारे आप लोग इसको जान जाएं, बच्चों को समझने में बड़ी आसानी होगी। मैं सूत्र की व्याख्या करूंगा तो आप उसको उतना ढंग से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे जितना कि आप इसको अभी आप समझ गए। और जरूरी भी है हिंदी के लिए भी और संस्कृत के लिए भी। तो ये वाक्य गलत था और इसको हम सही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं उसमें किताब में, देखिए, ढूंढिए, पढ़िए, सीखिए। और यदि अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बेधड़क आप कमेंट करें, आप नंबर दे सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। संभवतः मैं समझता हूं कि ये समस्या आपकी दूर हो गई होगी, और जिन भाई का कमेंट भी आया था उन्हें भी ये बात क्लियर हो गई होगी।
और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन चूंकि सारा उदाहरण यहाँ देना संभव नहीं है, इतना काफी है आपके लिए। तो ये कमेंट के लिए इतना हो गया। और आज जो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताने जा रहा हूँ, जिसका पीछे मैंने चर्चा की है कि उस वीडियो में प्रत्याहार बहुत जरूरी है, तो उस प्रत्याहार के बारे में मैं आज यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। आइए, प्रत्याहार, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः एनेति स प्रत्याहारः। प्रत्याहार की परिभाषा है संस्कृत में। प्रत्याहार सीखना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, उसमें भी यह प्रत्याहार लिखा हुआ। बिना प्रत्याहार के आप संधि नहीं समझ सकते, आपको नहीं आने वाला है। तो प्रत्याहार, आइए प्रत्याहार हम सीख लेते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार क्यों बनता है, प्रत्याहार कैसे बनता है, प्रत्याहार क्यों जरूरी है, इन बिंदुओं पर आज हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे। प्रत्याहार बनाने के पहले हमको एक चीज यहाँ पे सीखनी होगी, उसको कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कहते हैं। भगवान महेश का यह सूत्र है। भगवान महेश पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि के पहले, जिन्हें भगवान शंकर भी कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा वैयाकरण इन्हीं को कहा जाता है। और इन्होंने हम मानव जाति के लिए, जो कि इसकी चर्चा मैंने सबसे पहले वीडियो में मैंने कर रखी है, मानव जाति की आवाज देने के लिए जिस वर्ण, जो सबसे पहले वर्ण की जो उत्पत्ति हुई वो यहीं से हुई, भगवान शंकर के डमरू से हुई। इन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया और 14 सूत्र निकले वहां से। नृतावसानी नटराज राजो ननाद ढक्कम नवपंचवायरम उद्धर तुकामा सनकादि सिद्धा नैतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये 14 सूत्र क्या है, हमें यहां देखना जरूरी है, क्योंकि इसी सूत्र से प्रत्याहार बनता है। और सूत्र क्या है, कैसे है, देखते हैं। अ इ उ ण, दूसरा है री लिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा सूत्र है ए औच, पांचवा सूत्र है ह या व रट, छठा है लण, सातवां है यमंगणम, अगला है झ भ इय, अगला है भ ध ध स, अगला है ज ब ग ड द श, फिर अगला है ख ह छ ठ थ च ट त व। जब यहाँ घटधस, जब घटधस, ख फ छ ठ त च ट त व, कपय, फिर है श श स र हल। यही माहेश्वर सूत्र हैं। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को तो ये बहुत ज़रूरी है याद हो जाना। थोड़ा सा टफ है, डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, लेकिन याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहीं भी इसे आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि इसी से हमें वर्ण मिले, इसी से वर्ण की उत्पत्ति हुई, और इसी से आज बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। क्योंकि अगर वर्ण नहीं होता तो ना हम बोल पाते, ना हम लिख पाते, ना समझ पाते, ना सुन पाते, क्या करते। हम केवल एक जानवर की तरह, जैसे और जानवर बोलते हैं उसी तरीके से हम भी आज बोल रहे होते बस।
आइए इसका उच्चारण सुनते हैं। अयुण रिलिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमंगणम झभिया घड़धश जब गड़धश ख फ छ ठ त च ठ त व कपय श श सर हल। ये बहुत गौर करके सुनने की जरूरी है। मैं आगे की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा, बताऊंगा, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ना, अभी मैंने 10th क्लास में भी मैंने बच्चों से पूछा कि आप इसका उच्चारण करो, क ग ग पढ़ो, तो क ख ग पढ़ने के बाद जब यहाँ पर आते हैं तो वो पढ़ते हैं तालब्य स, मूर्धन्य स, दंती स। ये क्या उच्चारण है? ये नहीं है। इसका उच्चारण है श, श, स। ये 3 स हैं। एक तालब्य का है तो तालु से उच्चारण कर लेंगे हम श, फिर मूर्धन्य मूर्धा से उच्चारण करेंगे श, और ये दंती दांत से उच्चारण करेंगे स, श, श, स। हम ऐसे उच्चारण करेंगे तो ये ज्यादा बढ़िया है। आगे के वीडियो में हम इस बात की जानकारी देंगे। आइए हम यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में सीख लेंगे। ये सूत्र क्यों जरूरी है, इसी से प्रत्याहार बनेंगे, और ये सूत्र याद होना जरूरी है क्योंकि आपको अगर प्रत्याहार बनाना हो, अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। दूसरी बात कि ये सूत्र जैसे जैसे है ना वैसे वैसे याद करना है। मतलब ऐसा नहीं कि अयुण के बाद हम हल बोल देंगे, फिर उसके बाद रिलिक बोलेंगे, फिर जब गड़दस बोलेंगे। यदि जरा सा भी अगर ये गड़बड़ाया, माने पहले की जगह तीसरा, तीसरा की जगह पांचवा, पांचवा की जगह सातवां, अगर ऐसे अगर हम करते चले गए कि 14 सूत्र लिख दिए ना भाई, तो ऐसा नहीं होता। ये 14 सूत्र आपको क्रमबद्ध लिखना है। जब तक ये क्रमबद्ध नहीं रहेगा प्रत्याहार नहीं बनेगा। आइए हम प्रत्याहार सीखते हैं। चूंकि पिछले वीडियो में मैंने एक अक प्रत्याहार का नाम लिया था, आइए हम अक सीखते हैं कि अक कैसे बना था। अक प्रत्याहार लिख लिया यहां पे हमने। अक कहता है कि प्रत्याहार जब भी होते हैं ना बेटा तो मात्र 2 शब्दों के होते हैं। प्रत्याहार जब भी होते हैं तो मात्र 2 वर्णों के होते हैं। 2 वर्ण कहेंगे, 2 वर्ण कहेंगे। एक वर्ण ऐसा बोलेंगे जिसमें हल नहीं होगा, और दूसरा वर्ण ऐसा बोलेंगे जिसमें हल होगा। मतलब प्रत्याहार जब बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। 2 वर्ण होंगे, एक वर्ण में हल नहीं होगा और दूसरे में हल होगा। तो अक प्रत्याहार को देखते हैं। करना क्या है, इसमें ढूंढेंगे कि अ कहां लिखा हुआ है, अ कहां लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे हमको दिख गया कि अ लिखा हुआ है। हम इस अ को यहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद चलेंगे, अ के बाद ई लिखा हुआ है, ई लिख देंगे। उसके बाद उ लिखा हुआ है, उ लिख देंगे। उसके बाद ण लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर आगे के लिखने के क्रम में जिन वर्णों में हल लगा हुआ है उसको नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े तो हमको मिला री, फिर है री, और यहां हम आ गए। ये जो क्रम में हल लगा हुआ है हमको तब तक लिखते जाना है जब तक हम यहां तक पहुंच नहीं जाते। हम यहां पहुंच गए, यहां छोड़ देना है, इसको नहीं लिखना है। हमारा अक प्रत्याहार हमारे सामने मौजूद है। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण हुए। इस तरीके से प्रत्याहार बनाने की विधि है। हम 2-4 प्रत्याहार और बना करके आपको दिखाते हैं। एक अक प्रत्याहार हो गया, हम उसी प्रत्याहार को बनाएंगे जो आपको संधि में काम आएगा। अ का सवर्ण दीर्घ हो गया, फिर उसके बाद ई को यणची हो गया। हम यहां पर 2 प्रत्याहार बनाएंगे। एक ईक प्रत्याहार बनाते हैं। ईक प्रत्याहार जैसा कि मैंने पहले बताया था, 2 वर्ण होंगे, एक ई लिखेंगे, दूसरा जो वर्ण लिखेंगे उसमें हल लगा होगा। अब आइए फिर से ढूंढेंगे कि ई कहां है। ई तो हमको ई पहले ही मिल गया यहां पे, हम इस ई को लिखेंगे। उसके बाद यहां चलेंगे सूत्र पे, ई के बाद उ है, उसके बाद हल ण आया हुआ है। हमने कहा था कि इसको नहीं लिखना है। आगे बढ़ जाएंगे, री है, फिर उसके बाद री है, और उसके बाद अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हल्का है और यहाँ भी हल्का है। ये दोनों मुंह मिल गया, इसलिए इसको लिखना भी नहीं है। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आए। एक प्रत्याहार के बाद हम आपको बताते हैं यण प्रत्याहार। ई को यणची, यण प्रत्याहार। यण, यण में भी आपने देखा कि 2 वर्ण है, एक यह है और दूसरा ण है, जिसमें हल लगा हुआ है। आइए अब यह ढूंढते हैं। ये तो आसानी से मिल गया था और ई मिल गया था। यहाँ पे यह कहाँ पे है, तो यह देखते 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 हम यहाँ तक आते हैं। यहाँ मिला हमको यह, तो इस यह को लिखेंगे। यह के बाद व के बाद र,
और र के बाद ये जो ट है इसको तो नहीं लिखेंगे, आगे फिर चलेंगे। अगला सूत्र में ल मिला और ल के बाद ये दोनों मुंह मिल गया, ये टवर्गी न मिला, यहाँ भी टवर्गी न मिल गया, इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा यण प्रत्याहार मिल गया। बहुत सारे प्रत्याहार हैं, आपको कुछ किताबों में 40-42 प्रत्याहार मिल जाएंगे संभवतः लिखे हुए, जो कि एनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, लेकिन प्रत्याहार जितना हमें चाहिए होता है या जिसकी ज़रूरत होती है वो संभवतः विद्वानों ने किताब में बनाने की कोशिश की है, उसमें मिल जाएगा। लेकिन प्रत्याहार इस हिसाब से जैसे कि प्रत्याहार बन रहे हैं थोड़ा सा टफ है एक बार में, हालांकि विधि व्याकरण में बताई गई है, आप इसको देख करके अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यदि अगर ये सही है, अगर सही नहीं भी आता या अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं पुनः क्लियर करूंगा इसको। लेकिन प्रत्याहार बनना बहुत ज़रूरी है और प्रत्याहार हम असीमित बना सकते हैं, मतलब काफ़ी प्रत्याहार बना सकते हैं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। प्रत्याहार बनाने के क्रम में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक मैं आपको बताता हूं। अभी आप मान लो आप यहां पे एक प्रत्याहार बनाओ, क्षण प्रत्याहार बनाओ, क्षण प्रत्याहार है। अब ढूंढेंगे कि स कहां पे है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। श, तो स मैंने देखा कि यहां पे है, हमने लिख दिया श, फिर उसके बाद श लिखा, फिर उसके बाद स लिखा, र तो लिखना नहीं है, फिर आगे चल दिए ह, ल तो लिखना नहीं है, और अब जब ल लिखना नहीं है तो हमारे सूत्र भी समाप्त हो गए। अब क्या करें भाई, इसलिए मैंने ये लिखा है, और अभी हमारा न मिला नहीं है और हमारा सूत्र भी समाप्त हो गया। जैसे ही सूत्र समाप्त हो जाए तो पुनः हमको पहले सूत्र पे आ जाना चाहिए, पहले सूत्र से पुनः चलना है हमको। तो हम यहाँ आ जाएंगे अयुण पे, हमने लिखा अ, फिर लिखा ई, फिर लिखा उ, और हम यहाँ पे आ गए। ये न और ये न हमारा दोनों मुंह मिल गया, और ये क्षण प्रत्याहार में इतने सारे वर्ण आए। तो घबराना नहीं है। यदि अगर प्रत्याहार बनाने के क्रम में सूत्र यदि अगर समाप्त हो जाते हैं तो हम पुनः पहले सूत्र से चलेंगे और पुनः प्रत्याहार को हम बनाएंगे, क्लियर करेंगे। तो प्रत्याहार का कंसेप्ट ये था आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके लिए महेश्वर सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। इसकी संख्या 14 है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको क्रमबद्ध याद करना जरूरी है, क्योंकि यदि अगर ये क्रम में नहीं रहेगा तो प्रत्याहार गलत हो जाएंगे। प्रत्याहार गलत होंगे तो जितनी संधियां हैं वो सब संधि में भी ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आइए प्रत्याहार की इसी जानकारी के साथ हम आज का ये वीडियो आपको समाप्त करते हैं, और हम आपके कमेंट की आशा करेंगे। धन्यवाद।